नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज टॉप 50 क्वेश्चन हिस्ट्री का लेके आपके सामने आया हूं और स्पेशली बिहार का इतिहास। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 23 जनवरी को एग्जाम होने वाला है। वक्त हमारे पास लिमिटेड है और इस लिमिटेड वक्त में अनलिमिटेड नंबर लाना है तो आपको साथ देना पड़ेगा, साथ चलना पड़ेगा। जितना कहूंगा उतना करना पड़ेगा, तभी रिजल्ट होगा। मेहनत चाहे कितना भी कर लीजिए, रिजल्ट तब आएगा जब प्रोसेस के अनुसार हर काम को कीजिएगा। तभी वो मेहनत भी सार्थक, वो वक्त भी सार्थक, और तब जाके रिजल्ट बनता है जमाने के सामने। ऐसे में दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि हम उस सारे मटेरियल को आपके सामने रखने की कोशिश करूं जहां से आयोग सोचता है क्वेश्चन देने के, ताकि मैं आपको आपकी नजरों के सामने से उस क्वेश्चन को गुजार दूं कि अगर क्वेश्चन दिखे तो नहीं भी आए तो कम से कम एक तरीके से इमेजिनेशन करके उस आंसर के पास आप, थोड़ा टाइम लगे लेकिन सही आंसर के पास चले जाइए, कंफ्यूजन गलती से भी ना आ सके। इसके साथ साथ दोस्तों एक बात और बता दूं, हमारी संस्था श्योर सक्सेस जो है रात दिन आपकी खिदमत के लिए तैयार है। बस आप चलिए घर से। अगर आप किसी संस्था की तलाश में कर रहे हैं तो एक बेस्ट और बेटर ऑप्शन है श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेस, जहां पे डेली ग्रुप डिस्कशन होता है, डेली टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है, और सबसे बड़ी बात, डिसिप्लिन को जो है सबसे पहले पैदान पे रखता है। क्योंकि हमारी संस्था का स्लोगन है कि कंटिन्यूटी नहीं तो सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है। आप कंटिन्यूटी में रहिए, आप अपने पापा मम्मी के जो पैसे हैं उसको सही संस्था के पास भेजिए जो आपसे ज्यादा आपके सपनों की परवाह करता है। ऐसी संस्था के पास जाइए। आप जरूरी नहीं कि मेरी संस्था के पास आइए, और मैं चाहता भी नहीं हूं कि आप मेरी संस्था के पास आइए, लेकिन मैं एक चीज जरूर चाहता हूं कि कहीं जाने से पहले एक बार मेरी संस्था में जरूर आइए। देखिए हम क्या कर रहे हैं इसी संस्था में जो और संस्था नहीं कर रहा। अगर हमसे बेहतर या हमारे इतना भी अगर कोई दूसरी संस्था कर रहा है तो आप वहां जा सकते हैं, और अगर नहीं तो इसका मतलब है कि आपके सपने डूबने वाले हैं और आप फिर से उसी रास्ते पे खड़े नजर आइएगा जो ग्रेजुएशन से पहली स्थिति थी। अगर सुधारना स्थिति तो श्योर सक्सेस आना पड़ेगा। अगर अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमारा नंबर संस्था का है 9334710148। और दोस्तों एक सबसे बड़ी खुशखबरी कि हमने क्रेश कोर्स लॉन्च कर दिया है एकदम पटना में सबसे कम फीस में। आप हमारी संस्था में आ सकते हैं। यहां भी है दिनकर गोलंबर पे जो हमारी मेन मतलब है सेंटर है, यहां भी है, और साथ साथ में आगे चल के जो दूसरा हम लोग ब्रांच खजांची रोड में खोले हुए हैं वहां भी क्रेश कोर्स चल रहा। दोनों जगह इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। स्व मूल्यांकन करना है। सारा क्वेश्चन बता दिया हूं, सब कुछ बता दिया हूं, कोई ऐसा चीज नहीं है जो आप नहीं जानते हैं। बस टाइम स्टार्टअप हुआ है, पेन पेपर लेके बैठ जाइए। लास्ट में बताइएगा जो डाउट होगा, जो सेशन में डाउट होगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उस सेशन को फिर से पढ़ा दूंगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। मगध राजवंश का प्रतापी राजा बृहद्रथ का उल्लेख है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है महाभारत, बौद्ध ग्रंथ, पुराण, उपयुक्त सभी। सही आंसर के पास चलिए। इसका सही आंसर जो होगा महाभारत में भी है, पुराण में भी है और बौद्ध ग्रंथ में भी है बृहद्रथ के उल्लेख, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्लियर? बस कोई चर्चा नहीं करना, सारा चर्चा किया हुआ है, बस आपको देखना है कि आपका सही हो पाता है कि नहीं और कितना हो पाता है। दूसरा क्वेश्चन जो है, और इसका एक चीज और मैं यहीं पे रोक के बता दूं कि बॉयज का जो कट ऑफ जाएगा वो 40 जाएगा। ध्यान रखिएगा, बॉयज जो रहेंगे उसका कट ऑफ 40 रहेगा, यानी कि 40 अगर आ रहा है तो ये पक्का मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो रहा है। 45 आ रहा है तो इसका मतलब है आपका मेंस लिखने से धरती पे कोई काटने वाला नहीं है। और लड़कियां जो देख रही हैं इस समय इस वीडियो को, उनका जो है अगर 35 सही हो रहा, 35 से 40 के बीच में हो रहा तो इसका मतलब है श्योर सक्सेस आप है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तो चलिए देखते हैं आपका कितना आता है। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। मगध सम्राट जरासंध का उल्लेख है। भगवत पुराण, महाभारत, बौद्ध ग्रंथ, उपयुक्त में से सभी। बताइए सही आंसर। पहला जो हमने आपसे पूछा था बृहद्रथ का, दूसरा है जरासंध का। बताइए सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भगवत पुराण में भी, महाभारत में भी और बौद्ध ग्रंथ में भी है जिसमें उल्लेख जरासंध का किया गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन, मगध सम्राट बिंबिसार कितने हजार गांव जिसको जनपद पर अधिपति थे।
तो इसका सही आंसर होगा 70, 75, 80 या फिर 85। तो तीसरा का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 80 गांव। ध्यान रखिएगा, कितने हजार गांव है? तो 80,000 गांव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चौथा नंबर क्वेश्चन, मगध सम्राट बिंबिसार कुल उपज का कितना भाग भूमि कर लेता था? अब चौथा का ऑप्शन जो है 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध सम्राट बिंबिसार को सैन्य क्यों कहा जाता था? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, अस्थायी सेना बना रखी थी, उसके पास अस्थायी सेना थी, स्वयं सेनापति था, या वह सैन्य व्यवस्था खत्म कर दी थी। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, अस्थायी सेना बना रखी थी। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता? गौतम बुद्ध मगध के किस राजा के शासनकाल में बुद्धत्व की प्राप्ति की थी? बिंबिसार, अजातशत्रु, जरासंध या बृहद्रथ? बताइए सही आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार के टाइम में जो है गौतम बुद्ध मगध के में बुद्धत्व की प्राप्ति जो किए थे वो मगध के राजा बिंबिसार के टाइम में। ये सब बताऊंगा नहीं, सारा बताया हुआ, बस क्वेश्चन फटाफट बोलते जाऊंगा, आंसर खटाखट आप जवाब देते जाइएगा, है ना। चलिए, हाँ चलिए, 7वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। मगध सम्राट अजातशत्रु की राज विस्तार नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में है? तो 7वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, सही है, ऑप्शन बताते जाता हूं, स्क्रीन पे आप देख तो रहे। ऑप्शन नंबर ए, निर्यावली सूत्र, जो कि जैन ग्रंथ का है, जिसमें मगध सम्राट अजातशत्रु के राज का किस तरीके से विस्तार था, वो जो कल्पना की गई है, वो जो बताया गया है, वो निर्यावली सूत्र में, जो कि जैन ग्रंथ का है। मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में मगध और वैशाली के बीच कितने वर्षों तक युद्ध चला था? मगध और वैशाली, मगध तो आप जानते होंगे, नीचे का पूरा जो क्षेत्र है आपका गया वाला क्षेत्र है, नीचे जो पूरा वो सब का सब मगध वाला क्षेत्र था, और वैशाली उधर ऊपर हाजीपुर वाला जो क्षेत्र है। वैशाली कितने वर्षों तक युद्ध चला? 14, 15, 16 या 17? 8वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 16 वर्षों तक। ध्यान रखिएगा, 17 वर्षों तक भगवान श्री राम को वनवास मिला था, सॉरी 14 वर्षों तक, गलती होगी दिमाग से, 14 वर्ष तक, तो 2 साल और आगे चल जाइएगा, तो 16 वर्षों तक दोनों का क्या हुआ था? युद्ध चला था। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। मगध सम्राट अजातशत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगिरी में कब हुआ था? 481, 82, 83 या फिर 84 ईसा पूर्व? 9th का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 483 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता? किस मगध सम्राट ने पाटलिपुत्र नगर को बसाया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उदयनी। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हर्यक वंश का अंतिम मगध सम्राट कौन था? 11 का बताइएगा। इसका सही आंसर उदयनी, नागदशक, शिशुनाग, कालाशोक। हर्यक वंश का अंतिम मगध शासक जो था वो कौन था? तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागदशक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस मगध सम्राट ने वैशाली को वास्तविक राजधानी बनाई? कौन सा मगध सम्राट ने वैशाली को वास्तविक राजधानी बनाई थी? 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिशुनाग। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, शिशुनाग। किसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था? तो इसका सही आंसर जो होगा 13 का, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कालाशोक। कौन सा था शासनकाल जिसका बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कालाशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस मगध सम्राट को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है? तो 14 का ऑप्शन कालाशोक, उदयनी, अजातशत्रु या महापद्मनंद? तो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महापद्मनंद। मगध सम्राट के बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी महापद्मनंद को कहा गया था। 15 नंबर क्वेश्चन। किस मगध सम्राट ने अपने दरबार में चाणक्य को अपमानित किया था? घनानंद, महापद्मनंद, कालाशोक और शिशुनाग। इसका सही आंसर बताइए 15 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, घनानंद। ये वही घनानंद है जिसने इतनी बेइज्जती किया था विष्णुगुप्त का, ये कौटिल्य का, ये या फिर चाणक्य का, ये उसने उसी समय अपने बाल को खोल दिया था और ये बता दिया था जब तक नंद वंश का सर्वनाश न कर दूं तब तक ये बाल कभी मेरे बंधेंगे नहीं। और आगे चल के आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा देके
तक्षशिला में इतना प्रबल बना दिया कि अंत में जो है घनानंद को मौत के घाट उतार के नंद वंश का सफाया कर दिया था। क्लियर है? थोड़ा सा ये सब जो है बड़ा मजा आता पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी, लेकिन सब कुछ पढ़ा दिया इसलिए यहां पे सिर्फ चर्चा तेजी से बोलते जाऊंगा, क्वेश्चन बस आंखों के सामने टकराता जाए। मगध सम्राट घनानंद पर चंद्रगुप्त की विजय गाथा का वर्णन नाटककार विशाख दत्त किस नाटक पुस्तक में हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा 16 नंबर का, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुद्राक्षर। ध्यान रखिएगा, मुद्राक्षर। दोस्तों एक बात और मुझे बताना बेहद जरूरी है कि अभी जो है हमारी संस्था श्योर सक्सेस में हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लास कंटिन्यू चली रही है। अगर आप लोग 67 के लिए या 68 के लिए अभी से ही तैयारी शुरू कर दिए हैं तो हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए आप हमारी संस्था से जुड़ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं और हिस्ट्री में एक बेहतरीन मार्क्स करके आप प्रथम प्रयास में एसडीएम या डीएसपी बनने के लिए हमारी संस्था ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए जो हमारा नंबर है 9334710148, अगर अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको हिस्ट्री एक पैसे में 2 बार पढ़ाई मिल जाएगी। एक अभी और एक पीटी के बाद 2 बार पढ़ा देंगे एक ही पैसे में। और अगर पीटी के बाद पढ़ते हैं तो फी तो उतना ही लूंगा, लेकिन सिर्फ एक बार पढ़ा पाऊंगा। तो एक बेटर और बेस्ट ऑप्शन है, आप हमारी संस्था से जितना जल्दी हो सके आप जुड़ जाइए। मैं ये नहीं कहता हूं कि हां आप फी दीजिएगा तब मेरी संस्था में जुड़िएगा, नहीं, पहले आप देख लीजिए कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो सही है कि नहीं, आपके दिल पे उतर रहा है कि नहीं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमारी पढ़ाई से सॉल्व हो रहा है कि नहीं, तब तो आप जुड़िए, नहीं तो पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। हम वो संस्था नहीं खोले हुए हैं कि नहीं पहले पैसा दोगे तभी आपको पढ़ाने के लिए भेजेंगे अंदर पढ़ने के लिए, और फिर जो करते हैं वो जग जाहिर है क्या करते हैं। हमारा सीधा एक स्लोगन है, कोई भी बच्चा आएगा 2-3 क्लास पहले आप पढ़ लीजिए, आपको अच्छा लगता है तो आना है, नहीं अच्छा तो छोड़ देना। चलिए आइए, किस मगध सम्राट ने व्याकरणाचार्य पाणिनि को, ध्यान रखिएगा, पुरुषपुर से पाटलिपुत्र आमंत्रित किया था? ऑप्शन ए घनानंद, महापद्मनंद, अजातशत्रु या फिर उदयनी। बताइए सही आंसर 17 का क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महापद्मनंद। 18 नंबर, किस सम्राट ने भारत में सर्वप्रथम केंद्रीयकृत व्यवस्था स्थापित किया था? केंद्रीयकृत व्यवस्था, तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले जो है केंद्रीयकृत व्यवस्था को स्थापित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। थोड़ा सा ऑप्शन नहीं पड़ेगा, तेजी से चलते जाते क्योंकि समय है नहीं और आपके पास भी नहीं है। थोड़ा बड़ा कर लेते इसको ताकि, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतीय भागों में विभक्त था या विभाजित था? तो 19 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 भागों में जो मौर्यकालीन शासन का व्यवस्था था 5 भागों में विभाजित था। सब बता दिया हूं, एक भी क्वेश्चन है जो छूटा हुआ है। वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो कौन सा है? तो 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिका में है, मेगा सीरीज की इंडिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मौर्यकालीन राजा व्यवस्था के किस अंग का प्रमुख होता था? तो 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कार्यपालिका भी, व्यवस्थापिका भी और न्यायपालिका, इन तीनों का प्रमुख जो होता था राजा होता था, उपरोक्त में से सभी। 22वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग रहता था? तो 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 समितियों का सहयोग जो है मौर्यकालीन नगर प्रशासन में रहता था। 23वां नंबर क्वेश्चन, मौर्यकालीन मंत्री परिषद में कितने मंत्री होते थे? ये देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया यहां पे। हाँ, इसका 23 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 12 से 20 जो है मौर्यकालीन मंत्री परिषद में मंत्री हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि, हाँ, 24वां नंबर, मौर्यकालीन केंद्रीय शासन संचालन के लिए कई विभाग बनाए गए थे, उन विभागों को क्या कहा जाता था? तो 24 का सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तीर्थ कहा जाता था। 25वां नंबर क्वेश्चन, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने तीर्थों या कहें तो विभागों का उल्लेख है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में? ये कौटिल्य वही है जो विष्णुगुप्त है, कौटिल्य वही है जो चंद्रगुप्त है, ये ध्यान रखिएगा, तीनों इक्वली नाम है। 25 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 18। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था कितने भागों में विभक्त थी? तो 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 भागों में विभक्त थी। नेक्स्ट जो है 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मौर्यकालीन राजस्व के कितने स्रोत थे?
27 का मौर्यकालीन राजस्व के कितने स्रोत थे? तो इसका सही आंसर होगा 7 स्रोत थे। मौर्यकालीन राजस्व के 7 स्रोत थे। 28वां नंबर क्वेश्चन, मौर्यकालीन मुद्रा क्या कहलाती थी? मौर्यकालीन में जो मुद्रा होता था वो क्या कहलाती थी? इसका सही आंसर होगा पन्न, जो है मुद्रा कहलाती थी। अर्थशास्त्र में शीता भूमि की व्याख्या इस प्रकार हुई है। मैं सही आंसर बता दूंगा 29 का, आप समझ लीजिएगा, हालांकि बड़ा आसान है, सिंपल है। भूमि पर खेती से प्राप्त होने वाला आय को ही सीता भूमि कहा जाता था। नेक्स्ट जो है 30वां नंबर क्वेश्चन, मौर्य सम्राट बिंदुसार के दरबार में यूनानी शासन एंटियोकस प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर भेजा था? मौर्यकालीन सम्राट बिंदुसार के समय में। बिंदुसार ये वही है जो चंद्रगुप्त के पुत्र था और इसके पुत्र ही अशोक हुए थे, है ना। 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अब चल रहे हैं। ग्रीक शासक सेल्यूकस को किसने पराजित किया था? तो 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन पहाड़ी गुफाओं में कितने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया गया था? अब सही जो है बताना है कि किसने नागार्जुन पहाड़ियों में आजीविकों को रहने के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो 32 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक और दशरथ। ध्यान रखिएगा, अशोक दशरथ। 33वां नंबर क्वेश्चन, किस मगध सम्राट ने गुप्त संवत का परिवर्तन किया था? तो 33 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट है, किस मगध सम्राट के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत पहुंचा था? तो 34 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहां हुआ था? तो चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक जो है 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट 36 नंबर, गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था? 36 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, 320 ईस्वी। गुप्त वंश का जो स्थापना का दिवस था 320, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है 420 करते हैं उसको 320 बना लीजिएगा। उसी समय गुप्त वंश की स्थापना स्ट्रिक के थ्रू दिमाग में रख लीजिएगा, कितना रटिएगा, दिमाग लगाइए ना। नेक्स्ट जो है, बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किसे दिया जाता है? गुप्त शक्ति का संगठन का श्रेय, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, मैं आंसर आपको बताता हूं। 37 का सही आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी था, जिसकी गुप्त शक्ति का संगठन का श्रेय इसी को जाता है। और आगे चल के इसी का पुत्र जो है, जिसको भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त कहा जाता है, और वही समुद्रगुप्त का आगे चल के पुत्र जो होता है चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर विक्रमादित्य कहलाता है ना। क्लियर? ऐसे पढ़िए, मजा आ जाए। इतिहास लगे कि कुछ पढ़ रहे हैं, बोझ मत बनाइए बोझ। इतिहास वही पढ़ेगा जो हमेशा हृदय लजीज रहेगा, अंदाज रहेगा, हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा इतिहास पढ़ सकता है और इतिहास को समझ सकता है। बोरिंग करने पर इतिहास तो लेकर डूबेगा। इंजॉय कीजिए, इतिहास का यही मतलब है, पढ़ना नहीं है, इतिहास में जिए। अभी भी ऑप्शन पढ़ाता हूं तो मैं सीधा पहले ही जाके पहला लाइन ही फेंकता हूं। इतिहास को फील कीजिए, जिए इतिहास को। तो इतिहास आपके लिए बच्चों का खेल है, वरना इतिहास तो वो हासिल करेगा जो आप भूल जाइएगा। क्या होता है बीपीएससी, क्या होता है पीसीएस, या फिर क्या होता है यूपीएससी। और ये रियलिटी में बता रहा हूं। इसलिए जिस दिन एकदम हंसना शुरू कर दीजिएगा, खेलना शुरू कर दीजिएगा इतिहास से, तो मजा आएगा। देखिए, किस शासक से सिंहल यानी श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने बोध गया में बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त से। ध्यान रखिएगा, उस समय गुप्त वंश का राजा जो है समुद्रगुप्त था। 39वां नंबर क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है जो बता नहीं सकता हूं मैं आपको। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग का है? मौर्य, कुषाण, गुप्त या फिर पाल? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त। कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया गया था। और पाल वंश के कारण जो है आगे चल के विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापना करवाया गया था। नेक्स्ट जो है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कुमार गुप्त। 40 का सही आंसर कुमार गुप्त। नेक्स्ट है, बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई
किसके समय में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुप्त काल में महाबोधि मंदिर की स्थापना बोधगया में हो गई थी। 42 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। चीनी बौद्ध यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 वर्ष तक चीनी यात्री फाहियान जो है पाटलिपुत्र में निवास किया था। 43 नंबर, खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से है? खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध, तो 43 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र से है। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किसने यह वर्णन किया कि मध्य भारत के सभी देश में मगध देश सर्वाधिक नगर थे, मगध देश के अंदर, और धनपतियों ने यहां चिकित्सालय बनवाए थे जहां रोगियों को निःशुल्क भोजन तथा दवाइयां दी जाती थी। तो 44 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फाहियान। 45 का, चीनी बौद्ध यात्री हेंगसांग ने बिहार के किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो 45 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नालंदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 46वां नंबर, बौद्ध तीर्थयात्री इतिशांग बिहार के किस विश्वविद्यालय में 10 वर्षों तक अध्ययन किया था? तो इसका सही आंसर जो होगा 46 का वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नालंदा में। 47वां नंबर क्वेश्चन, महाबोधि वृक्ष की क्षति पहुंचाने वाला शासक था? तो 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शशांक। अभी जो बोधि वृक्ष देख रहे हैं ये 4थी पीढ़ी की वृक्ष लगा हुआ, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो ये बोधि नहीं है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। हाँ, 48वां नंबर क्वेश्चन देखिए, गुप्त वंशीय शासक किस धर्म को मानने वाले थे? जैन, बौद्ध, वैष्णव या फिर शैव? तो इसका सही आंसर होगा बौद्ध। नेक्स्ट है, मगध के किस परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था? 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवित गुप्त। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे आ गया है, गुप्त काल की समाप्ति के बाद किस वंश का शासन मगध में स्थापित हुआ था? तो 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मौखरी वंश। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, मौखरी वंश। तो ये आज का टॉप 50 क्वेश्चन आपके सामने लाया हूं। मैं उम्मीद करता हूं ये सारे क्वेश्चन अब से लेके 23 जनवरी तक जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने से गुजार सकूं, जिससे आपके रिजल्ट कंफर्म हो सके। कैसा लगा वीडियो जरा मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये सीरीज स्टार्ट रखूं या फिर कुछ और रखूं तो वो भी बताइएगा। कितने नंबर आए वो भी बताइएगा। कहाँ कमियां रही वो भी बताइएगा। कौन से चैप्टर थे जो ज़्यादा प्रॉब्लम किए, वो चैप्टर को मैं पढ़ा दूंगा, प्रॉमिस। बस आपके कमेंट का इंतजार में रहूंगा। दोस्तों चलिए फिर किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।